चलो भाई, तो आज की इस क्लास में 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो आपका काव्यांग परिचय है। काव्यांग परिचय में हम 2 चीजें तो कर चुके हैं। रस हो चुका है आपका, छंद भी हो चुका है। आज हमने एक टॉपिक करना है अलंकार, और अलंकार से पहले एक छोटा सा टॉपिक बनता है शब्द शक्ति। ठीक है, बहुत कठिन प्रकार की चीज नहीं है। लग रहा होगा कि ये है क्या, इससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह से होगा, लेकिन ये कोई बहुत उस तरह का टॉपिक नहीं है जिसको लेकर के आप चिंतित हो। वैसे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको लेकर के चिंता हो सकती है। टक्कर तो नहीं गया किसी चीज को? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है अलंकार और शब्द शक्ति। तो इसमें से पहले जो आप हेडिंग डालिए वो है शब्द शक्ति। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, टाइम पे तो ठीक रहेगा। लिखिए आप शब्द शक्ति। शब्द शक्ति ठीक है। तो शब्द शक्ति जो होता है, तो शब्द शक्ति निर्भर करती है आपके शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध पर। कि शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध किस तरह से चल रहा है, इस पर निर्भर करती है शब्द शक्ति। और इस वजह से शब्द शक्तियां होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है ना, तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो आप शब्द शक्ति की परिभाषा एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जिस शक्ति या व्यापार द्वारा, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, शब्द के अर्थ का बोध होता है, शब्द के अर्थ का बोध होता है। जिस शक्ति के द्वारा क्या होता है, शब्द के अर्थ का बोध होता है, वो होता है आपका शब्द शक्ति। ठीक है, तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो शब्द शक्तियां होती हैं वो होती हैं 3। क्योंकि जो आपका शब्द होता है, शब्द भी 3 प्रकार का होता है, वाचक, लक्षण और व्यंजक। ठीक है, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ये केवल सुनने वाली बात है, वही है सब सेम। वाचक, लक्षण और व्यंजक, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं, शब्दों के प्रकार होते हैं। ठीक है, वाचक, लक्षण और व्यंजक, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब 3 प्रकार के शब्द ये कैसे होते हैं? वाचक वो वाला शब्द होगा जो उसी अर्थ को प्रकट करेगा जो उसका अर्थ है, जो व्यक्ति कहना चाहता है। ठीक है, और वो शब्द का वही मीनिंग है, लिटरल मीनिंग जिसको कहते हैं, वो जो है उसको प्रकट करता है, वो होता है वाचक अर्थ। लक्षण अर्थ वो होता है जो उसके उस अर्थ को व्यक्त ना करे, बल्कि किसी ऐसे अर्थ को व्यक्त करे जो कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं लक्ष्यार्थ को जो है व्यक्त करे। यानी कि एक ऐसा अर्थ जो कि उसका अपना अर्थ नहीं है, लेकिन कोई दूसरा ही अर्थ है। ठीक है, वो आपको परंपरा से जानना पड़ता है। वो दरवाजा आप बंद कर देंगे मैडम? ठीक है, और व्यंजक क्या होता है?
जो व्यंग्यार्थ को जो है प्रकट करे, व्यंग्यार्थ को प्रकट करे। तो इस आधार पर फिर अर्थ के भी 3 प्रकार होंगे, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार इस तरह से निर्धारित होते हैं। तो ये तो शब्द और अर्थ की बात है। जो आपको सीधे सीधे समझना है वो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसमें से भी सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अभिधा, इसी आधार पर जहां से क्वेश्चन बनेगा वही सब करना है। अभिधा पहला लिखिए, अभिधा। अभिधा में क्या होता है? इसमें लिखिए शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाला। शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति, शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाली। अभी समझेंगे कि हाँ होता क्या है। शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। और वाच्यार्थ का अर्थ क्या होता है? ऐसा लिखिए इसमें, वाच्यार्थ का अर्थ है, वाच्यार्थ का मतलब क्या होता है? वाच्यार्थ का मतलब क्या होता है पहले ये समझ। यानी कि जो शब्द का मूल अर्थ है, जो शब्द का मूल अर्थ है, अपने आप में जो अर्थ है। जैसे अगर आप बात करेंगे, कोई भी एक शब्द ले लो, जैसे माना लड़का शब्द है। अब इसका मूल अर्थ क्या है? इसका मूल अर्थ होता है बॉय या मेल के लिए ये यूज होता है कि नहीं? ठीक है, तो अगर इसका अर्थ वही है जो लोक प्रचलित है, जिसके लिए ये निर्धारित हुआ है, जिसको डिफाइन करने के लिए ये शब्द बना हुआ है, अगर ये उसी को डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? इसका वाच्यार्थ है। ये क्या कर रहा है? अपने वाच्यार्थ को ही व्यंजित कर रहा है, अपने वाच्यार्थ को ही प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है वाच्यार्थ। तो ऐसा लिखिए, वाच्यार्थ का पहले तो मतलब लिखिए इसमें, शब्द का मूल अर्थ या लोक प्रसिद्ध अर्थ। शब्द का मूल अर्थ या लोक प्रसिद्ध अर्थ। शब्द का मूल अर्थ या लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। जैसे आपने कोई एक बात कही और उसका मीनिंग ठीक वही है जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है, जो शब्दों से निकलता है। जैसे अगर आप बात करें किसी भी एक शब्द, एक उसके द्वारा कर सकते हैं हम, एक ही सेंटेंस के द्वारा। जैसे वाच्यार्थ क्या हो सकता है? माना ये एक वाक्य आपने लिखा, सूर्य उग आया है। ठीक है, और इसमें आपका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि सवेरा हो गया है, सुबह हो गई है, सूर्य उग आया है, यही आप कहना चाहते हैं और यही आपने कहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? वाच्यार्थ है। और जो इस तरह से व्यक्त हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? आपने अभिधा में कहा है। ठीक है, अगर आप इस वाक्य के माध्यम से यही कहना चाहते थे कि सुबह हो गई है, तो इसका मतलब ये क्या? आपने अभिधा में वाक्य कहा है। ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा हूं वो कौन सी शब्द शक्ति है? वो भी अभिधा ही शब्द शक्ति है। हम अधिकांशतः जो शब्द शक्ति यूज करते हैं वो अभिधा ही होती है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, तो अभिधा जो है इस तरह से होती है, यानी कि जो वाच्यार्थ को प्रकट करती है वो होती है आपकी। तो जैसे सूर्य उग आया है, अगर आपका मतलब यही है केवल और केवल कि सूर्य उग आया है और कोई दूसरा अर्थ नहीं आप कहना चाह रहे हैं, कुछ और सेंस नहीं है आपकी, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? आपने अभिधा में बात कही। ठीक है, तो वाच्यार्थ समझ में आ रहा है। इसी तरह से लक्ष्यार्थ होगा, उसी तरह से व्यंग्यार्थ होगा, व्यंग्यार्थ होगा। ठीक है, तो दूसरी शब्द शक्ति लिखिए आप, लक्षणा। अभी हम अंतर से भी समझेंगे, 2-3 वाक्यों से, उसको ऐसा नहीं है कि निकल जाएंगे अभी आराम से। लक्षणा देखिए, इसमें लिखिए मुख्य अर्थ में बाधा आने पर, मुख्य अर्थ में बाधा आने पर, मुख्य अर्थ में बाधा आने पर उससे संबंधित, उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ, कोई दूसरा अर्थ, मुख्य अर्थ में बाधा आने पर उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ
रूढ़ी या परंपरा, कोई दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ, रूढ़ी या परंपरा के आधार पर ग्रहण किया जाए, के आधार पर ग्रहण किया जाए तो उसे लक्षणा कहा जाता है। तो उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, जब कोई दूसरा अर्थ यानी कि रूढ़ या परंपरा के आधार पर जब कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है, लक्षणा कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने पर ये कैसे होता है, जैसे अगर इस तरह से कहा जाए, इसी सूर्योदय वाले कथन को अगर ऐसे कहा जाए, नहीं यार ये व्यंजना में आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दूसरा अर्थ यानी कि आपको लेकिन वो रूढ़ी या परंपरा से जो है उसमें निहित होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कैसे किया जा सकता है लक्षणा का, खैर मुहावरे से समझाया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे माना ये है, चुनाव जीतने के बाद नेताओं के पौ 12 हो गए, ठीक है, अब यहां समझिए पौ 12 क्या होता है किसी को पता पौ 12 क्या होता है? आपको नहीं पता है? पौ 12 वैसे इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, रूढ़ी से समझ में आ रहा है पौ 12 का क्या होता है? पौ 12 का मतलब क्या ऐसा है कि कष्ट हो रहा है या आनंद आ जाएगा या क्या हो सकता है, इसकी सेंस क्या है? आनंद की सेंस है ना, तो मजे आ जाएंगे। तो पौ 12 का मतलब वैसे जो लिटरल मीनिंग होता है ये दरअसल एक जो जब जुआ खेला जाता है ना, पासा खेला जाता है, तो उसमें जो है एक जो सबसे बड़ी चाल होती है पौ 12 जो है उसको आना कहते हैं। पौ 12 आ गया मतलब आपने लंबी छलांग मार दी उसमें, ठीक है, तो पौ 12 उसको कहा जाता है। जैसे जैसे आप लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलते समय जो सबसे बढ़िया अगर आपका तुक्का चल गया तो ये आता है 665 आ गया ना, 3-6 आ गया तो कट हो जाता है, ऐसा नियम बनाया जाता है। और अगर 6-6-5 आ गया तो आपकी गोटी जो है बहुत आगे की छलांग मार देती है, तो उस सेंस में कहा जाता है। अब ये क्या है, पौ 12 का मतलब लिटरल मीनिंग तो वो था, लेकिन आपने रूढ़ी के द्वारा परंपरा के द्वारा समाज में वो चीज निहित कर दी गई। पौ 12 होने का मतलब हम क्या समझ जाते हैं, बहुत आगे की छलांग लगा देना, बहुत आगे निकल जाना, ठीक है, बड़ा हो जाना, कुछ अच्छा हो जाना कहते हैं, तब कहते हैं पौ 12। तो इस परंपरा के आधार पर हमने क्या किया है, इसका जो अर्थ जो है ग्रहण किया जा रहा है कि पौ 12 हो गए यानी कि उनके क्या हो गए, मजे आ गए, आनंद आ गया, ठीक है, उनको क्या हो गया, यानी कि सुख प्राप्त होना कह सकते हैं आप, जीत जाना कह सकते हैं, बड़ी छलांग लगाना या बड़ी सफलता प्राप्त करना, ऐसा हो सकता है, बड़ी सफलता प्राप्त करना। जैसे चुनाव जीतने के बाद नेताओं के पौ 12 हो गए यानी कि इन्होंने क्या कर ली है, बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। तो ये जो है ये होती है आपकी लक्षणा, यानी कि आपको मतलब पता नहीं था, अगर किसी को पौ 12 है मतलब जैसे किसी ने पहली बार अगर उस शब्द शक्ति को सुना हो, लक्षणा की शब्द शक्ति को सुना हो, तो वो जो है उसका मीनिंग पता नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको परंपरा से पता नहीं है, ठीक है। वो परंपरा से रूढ़ियों से आपको जो है जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी जाकर के आपकी जो है शब्द शक्ति लक्षणा समझ में आती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हाँ
जैसे ऐसे कहा जाता है ना कि चादर देखकर पैर पसारो, ऐसा कह सकते हैं। जैसे ये एक उदाहरण हो सकता है, चादर देखकर पैर पसारो, चादर देखकर पैर पसारो। अब इसका जो है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो है ये परंपरा से दूसरा अर्थ है ना इसका। चादर देखकर पैर पसारो का मतलब केवल और केवल ये थोड़ी होता है कि अब सोते समय मतलब चादर देख करके पैर पसारो, वरना है ना फिर वाला मच्छर काट लेंगे या ऐसा कुछ भाव, ऐसा तो भाव नहीं आता है उसका, है ना, कुछ और भाव होता है। इसका जो है ये दूसरा भाव है कि इसका मतलब क्या है कि अपनी क्षमता के हिसाब से, जो अब जो आपकी मतलब जिसके लिए शब्द चलता है, हैसियत के हिसाब से आपको जो है व्यवहार करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, जो भी चीज, तो वो जो है चीज आती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आती है व्यंजना शब्द शक्ति। एक बार तीनों पहले ठीक से कर लो, उसके बाद जो है तीनों में जो है अंतर समझेंगे हम। मैं आपके सामने 10-12 शब्द, 10-12 वाक्य रखूंगा, आप खुद ही पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति चल रही है। ठीक है, तीसरा लिखिए आप व्यंजना। एक मिनट रुक जाओ, लक्षणा के भी भेद होते हैं वैसे, पहले लक्षणा के भेद कर लेते हैं। लक्षणा के भेद कर लेते हैं, ये पेपर में क्या पता पूछ लिया जाए, इसलिए ये पेपर में करने लायक ज्यादा काम है, प्रैक्टिकल काम कम है। लिखिए लक्षणा के भेद। लक्षणा के भेद, लक्षणा के भेद। दो प्रकार की लक्षणाएं होती हैं, कहते हैं उपादान लक्षणा। उपादान लक्षण, और दूसरा होता है आपका लक्षण लक्षण। उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षण लक्षणा। तो पहले लिखिए उपादान लक्षणा में क्या होता है, ऐसा लिखिए इसमें, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है। अब इसका मतलब क्या है आगे ठीक से समझाएंगे। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित हो, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित हो, वाच्यार्थ भी सम्मिलित हो, अर्थात जब वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग न हो, ऐसा लिख सकते हैं। अर्थात जब वाच्यार्थ पूरी तरह समाप्त न हो, ऐसा भी लिख सकते, वाच्यार्थ पूर्णतः समाप्त न हो, न हो, उसे उपादान लक्षणा कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, यानी वो लक्षणा जिसमें क्या होगा कि वाच्यार्थ भी थोड़ा बहुत सम्मिलित हो, यानी कि पूरी तरह से ऐसा ना हो कि जिन शब्दों, जो मीनिंग वो व्यक्त कर रहा है, कुछ शब्दों का समूह है, तो शब्दों का एक खास मीनिंग होगा वाच्यार्थ, जो उसका एक मीनिंग निकलता है, और एक होता है लक्ष्यार्थ। तो ऐसा ना हो कि वाच्यार्थ पूरी तरह से खत्म हो गया है। जब ऐसा ना हो, थोड़ा बहुत वाच्यार्थ भी उसमें शामिल हो, तब उसे कहा जाता है उपादान लक्षणा। उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, जैसे माना ये है, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। अब इसका आप देखिए दो बंदूकों में क्या क्या निहित है, इसका मतलब क्या है, अगर आप मीनिंग देखेंगे तो दो बंदूकों ने लूटा या दो बंदूकधारियों ने लूटा, दो बंदूकधारियों ने लूटा। इसका मतलब क्या है, दो बंदूकों का अर्थ क्या है, दो बंदूकधारी, बंदूकधारी मनुष्य भी है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो दो बंदूकों भी काम चल सकता है, क्योंकि बंदूकधारी मनुष्यों ने ही तो वो दो बंदूकें धारण की थी। तो कहीं ना कहीं जो इसका अपना अर्थ है, दो बंदूक,
वो भी कहीं ना कहीं उसमें निहित है, जो उसका लक्ष्यार्थ था। मनुष्य की तरफ वो लक्षित कर रहा है, लेकिन दो बंदूकों में भी उसका अर्थ पूरी तरह से निहित था। जैसे अगर आप देखेंगे वो वाला दूसरा वाला जो लक्षण लक्षणा के अंदर आएगा, जैसे आपने वो वाला देखा, कौन सा वाला, पौ 12 वाला, पौ 12 वाला उदाहरण देखा, उसका कोई ना कोई कहीं से कोई रिलेशन बन रहा था नेताओं का पौ 12 से। वो एक शतरंज, एक जो है खेल की चाल होती है, ये इधर से आता है, तो पूरी तरह से वो परंपरा पर आधारित है, यानी कि उसका वाच्यार्थ पूरी तरह से छूट चुका है। तो जब वाच्यार्थ पूरी तरह से छूट जाए तो लक्षण लक्षणा पूरी तरह से ना छूटे, कहीं ना कहीं उसमें उसी के अंदर मीनिंग बना रहे, तो उसे कहा जाता है आपका क्या, उपादान लक्षणा। एक और उदाहरण लिख सकते हैं हम वैसे, जैसे बचाते हुए काम करो, माना कोई खतरनाक काम हो रहा है, ठीक है, कोई एडवेंचरस चीज हो रही है, और उसमें आप ये कहें कि क्या करो, हाथ पैर बचाते हुए काम करो। जैसे ये एक हो सकता है इसका उदाहरण। तो अगर आप देखेंगे कि हाथ पैर बचाते हुए काम करो, इसमें एक तो अर्थ निहित है कि हाथ पैर बचाते हुए मतलब अपने आप को बचाते हुए, यानी कि पूरा का पूरा शरीर बचाना है। तो पूरा शरीर बचाना है तो हाथ पैर भी बच ही जाएंगे, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लक्षणा है इसमें क्या है, इसका वाच्यार्थ जो है हाथ पैर, हाथ पैर कहीं ना कहीं उसके लक्ष्यार्थ में ही निहित है, पूरे शरीर के अंदर ही तो वो निहित होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए आप, बंदूकधारियों के पास ही तो बंदूकें हैं, तो इसका मतलब दो बंदूकों का जो वाच्यार्थ है वो भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, और यहाँ भी यही हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है आपका लक्षण लक्षणा। तो देखिए लक्षण लक्षणा देखिए, लक्षण लक्षणा लिखिए, वही है जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित न हो, नहीं होता। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता, यानी कि जब वाच्यार्थ पूर्णतः समाप्त हो जाए। ऐसे परिभाषा के स्तर पर भी सवाल पूछा जा सकता है। जब वाच्यार्थ पूर्णतः समाप्त हो जाए तो जो है वो होता है आपका लक्षण लक्षण। जैसे अगर आप इसकी बात करें, जैसे ये आपके पास एक ये हो सकता है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, देश के जवान बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर, ठीक है। अब बब्बर शेर का कोई जो बब्बर शेर का जो लिटरल मीनिंग है वो है कि एक खास तरह का जो शेर जिसकी खूब दाढ़ी होती है, जो खूब पराक्रमी दिखता है, बड़ा खतरनाक सा दिखता है, उसका जो है वाच्यार्थ यहाँ पे पूर्णतः समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, या इसका थोड़ा बहुत मीनिंग बच रहा है कि देश के जवानों की कुछ सिमिलैरिटीज होगी इसके साथ। इसमें आप देखेंगे कि ये वाच्यार्थ एकदम पूर्णतः समाप्त हो चुका है। बब्बर शेर जो शब्द है, अगर इसका आप अभिधात्मक अर्थ देखेंगे तो एक जानवर से आप कहते हैं कि एक खास प्रकार का जानवर होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो लक्ष्यार्थ है, अगर जो इसका परंपरा से अर्थ है, जैसे परंपरा से अर्थ इसका आप समझ पाते होंगे क्या होगा, इसका मतलब कि जो बड़ा वीर हो, वीर हो, पराक्रमी हो, उसके लिए ये यूज किया गया है, ठीक है। ये तो इसका लक्ष्यार्थ है।
ये इसका क्या है, लक्ष्य अर्थ है, जो आपने रूढ़ियों से सीखा, परंपरा से समझा। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर जो है लक्षण लक्षणा आया, देश के जवान बब्बर शेर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब दिया जाता है तो उसको कहा कहते हैं आप लक्षण लक्षणा। जैसे एक उदाहरण ये भी आप देख सकते हैं, यह जिंदगी 4 दिन की है। ये क्या है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 4 दिन का जो लिटरल अर्थ है वो 4 यानी कि 24 घंटे के 4 सेट का मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 दिन का मतलब उन दिन से नहीं है, 4 दिन का मतलब क्या है, क्षण स्थायी यानी कि कम है, अल्प है, तो उसको कहा जाता है। यहाँ पर होता है आपके लक्षण लक्षणा। ठीक है, तो इतना अगर आप नहीं भी कर पाएंगे, उतना अर्थ उस तरह से नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन कम से कम आपको अभिधा और लक्षणा के बीच का भेद कम से कम समझ में आता हो, इतना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो ये है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, अब जितना भी समझ में आ रहा है, फिलहाल अभी आप तीनों देखेंगे, धारण रखेंगे हम खूब सारे, तो तब आपकी समझ में आ जाएगा, कोई उसमें समस्या की बात नहीं। और नहीं होगा तो ज्यादा आप मुहावरे लोकोक्ति में समझ ही जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आती। अगला लिखिए आप, व्यंजना। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो, लिखा आपने, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो। लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इससे भी आपको जो है उसका बोध नहीं होता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं होता, बोध न हो, तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शब्द शक्ति, तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शब्द शक्ति, तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। तब उसका बोध कराने वाले तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। ठीक है, यह व्यंग्यार्थ को व्यक्त करती है, व्यंग्यार्थ को व्यक्त करती है, यह व्यंग्यार्थ को व्यक्त करती है, व्यंग्यार्थ को व्यक्त करती है। यह व्यंग्यार्थ को व्यक्त करती है। ठीक है, तो व्यंग्यार्थ को व्यक्त करेगी तो कैसे करेगी। ठीक है, और व्यंग्यार्थ का मतलब थोड़ा सा लिख लो कि है क्या, व्यंग्यार्थ का मतलब क्या होता है, इसी में नीचे करके। जब जब वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी, जब वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी, जब वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी, लग जाने पर भी एक अन्य अर्थ सूचित होता है। वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी एक अन्य अर्थ सूचित होता है। ठीक है, एक अन्य अर्थ सूचित होता है। ठीक है, यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। ठीक है, यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। अब इसमें देखिए होता क्या है, अगर ये लिख लिया है तो लिख लिया आपने, जब वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ लग गया, वो अर्थ निकल गया, उसके बाद भी एक और सेंस उसकी बन गई, एक और अर्थ निकल रहा होता है, तब वो शब्द शक्ति आपकी व्यंजना कहलाती है, तब वो अर्थ आपका व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसमें होता क्या है, देखिए अभिधा में क्या है, जो आपने बात कही वो आपने समझी, वही उसका मीनिंग है। जैसे मैं अभी आप बात कर रहा हूँ, वही उसका मीनिंग है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ और चीज को लक्षित करके कह रहा हूँ, वो है आपका अभिधा है। लक्षणा आपने समझा अभी, जैसे अगर आप कहें कि, जैसे कोई भी कह सकते, जैसे किसी को अगर आप कहना चाहें कि वो, जैसे आप किसी को कहें कि रमेश गधा है, ठीक है, रमेश गधा है। अब गधा है का ये लिटरल मीनिंग थोड़ी है कि रमेश गधा है, कि एक गधा है, उस गधे का नाम रमेश, ऐसा नहीं है ना, रमेश गधा है। गधा आपको पता है कि परंपरा से जो है रूढ़ियों में क्या कहा जाता है, गधा उसको कहा जाता है जो सामान्यतः बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। तो रमेश गधा है का जो अर्थ है, गधा का अर्थ यहाँ पे क्या है, मूर्ख है कि नहीं, तो रमेश गधा है यानी कि रमेश मूर्ख है। ठीक है, वो हो गया आपका लक्षणा। व्यंजना क्या होती है कि एक तो अर्थ सिंपल अर्थ है, ठीक है, और दूसरा अर्थ भी निकल रहा होता है, यानी कि दो मीनिंग उसके निकल रहे होते हैं। तो जब दो मीनिंग निकल रहे हों उसको कहा जाता है आपका व्यंजना। जैसे अगर मैं बात करूं, दो मीनिंग कैसे निकल सकते हैं, जैसे आप शाम को माना कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, रोज आप और आपका एक दोस्त है, आपकी एक दोस्त है, तो आप दोनों जो है कहीं घूमने जाते हैं, और दूसरा जो है फोन करके मैसेज करके उसको कहे कि चलो शाम हो गई, ऐसा लिखे केवल, कितना मैसेज करे, शाम हो गई, ठीक है। अब शाम हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो अर्थ यह है कि शाम हो गई, तो इसका वाच्यार्थ है कि वो टाइम बताना चाह रहा है कि शाम हो गई है, ठीक है, ये तो इसका वाच्यार्थ है कि शाम हो गई, इसका ये अभिधात्मक अर्थ तो निकल गया। एक और अर्थ है इसका, क्योंकि वो रोज घूमने जाते हैं तो शाम हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका जो व्यंग्यार्थ है, दूसरा अर्थ है, वो भी निहित है इसका। इसका मतलब क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है इसका, कि घूमने का समय हो गया है, घूमने जाने का समय हो चुका है। ये जो है इसका एक अर्थ होता है, घूमने जाने का समय हो चुका है। ये होती है आपकी व्यंजना, कि आप व्यंजना में बात कर रहे हैं, कि एक अर्थ ये है और दूसरा अर्थ ये है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक और हम निकाल सकते हैं, अब ये संदर्भ पे बात होगी कि आप किस तरह से इस शब्द को कह रहे हैं। ये एक वाक्य और देखिए, अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का विद्वान हो गया, ठीक है। अब अगर आप ये सीधे सीधे उसमें कह रहे हैं, अभिधात्मक अर्थ में कह रहे हैं, तब तो कोई समस्या नहीं कि लड़का विद्वान हो गया, हाँ ठीक है भाई, पढ़ गया उसने, मेहनत कर दी। और दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि लड़का विद्वान हो गया मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, ठीक है, इतना पढ़ने के बावजूद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो क्या है, इसका व्यंग्यार्थ है। एक हो सकता है, एक हो सकता है वाच्यार्थ, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ भी कभी कभी काम चल जाता है, वाच्यार्थ, और दूसरा होगा व्यंग्यार्थ। तो व्यंग्यार्थ क्या आ रहा है इसका, कि कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे अगर आप किसी को कहें कि जैसे कोई अगर, जैसे कुछ गलत, कोई गलती कर दे, ठीक है, अरे आप तो महान आदमी है, आपकी महानता की तो चर्चाएं पूरी है ना, चारों दिशाओं में फैल रही हैं, आप तो देश प्रदेश में प्रसिद्ध हैं, इस तरह से आप कहें, तो जो है एक तो अर्थ ये निकल सकता है कि क्या, कि आप लिटरली कह रहे हो किसी को, अगर उसका संदर्भ व्यंग्यार्थ में है कि सच में अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया और सच में वो महान है, लेकिन वो महान नहीं है, उसने कोई गलती कर दिया, आप उसको सुना रहे हैं, तो जो है व्यंग्यार्थ अलग होगी, तो वो होती है व्यंजना, यानी कि जो दो अर्थों को ग्रहण करे, कि एक उसका वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ निकल रहा हो और एक व्यंग्यार्थ निकल रहा हो, यानी दूसरी ही मीनिंग कुछ निकल रही हो, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, व्यंजना जो है वो होती है आपकी व्यंजना। ठीक है, व्यंजना भी दो प्रकार की होती है, एक होती है शाब्दिक व्यंजना, एक होती है अर्थी व्यंजना। ठीक है, तो लिखिए व्यंजना के भेद। अभी एसी नहीं चला तो भाई मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी देर में चलाना पड़ेगा चाहे किसी भी कीमत पे। तो लिखिए व्यंजना के भेद।
दो प्रकार की व्यंजनाएं होती हैं, एक होती है शाब्दी व्यंजना, एक होती है शाब्दी व्यंजना, एक होगी आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में देखिए, जब व्यंजना शब्द में निहित हो, 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 ठीक है। जब व्यंजना शब्द में निहित होगी कि शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, तब जो होती है शाब्दी व्यंजना। और शाब्दी व्यंजना जो है तब निकलती है, खास करके आप इसमें ऐसा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि श्लेष अलंकार जहां पर होगा वहां पर शाब्दी व्यंजना जरूर निकलती है, ठीक है। श्लेष अलंकार युक्त पंक्तियों में, श्लेष अलंकार युक्त, अभी आएगा श्लेष अलंकार भी, नहीं आता है अभी तो, पंक्तियों में, पंक्तियों में शाब्दी व्यंजना भी निहित होती है। शाब्दी व्यंजना क्या होती है कि जब शब्द में व्यंजना निहित है, और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें पहचान भी लिख सकते हैं आप। पहचान कैसे पहचानेंगे कि शाब्दी व्यंजना है या आर्थी व्यंजना है, पहचान क्या होती है, ठीक है। असल इसमें लिखिए कि व्यंजना शब्द में निहित है, यह तब कहा जाता है, व्यंजना शब्द में निहित है, यह तब कहा जाता है जब व्यंजना शब्द में निहित है, यह तब कहा जाता है जब व्यंजना शब्द में निहित है, यह तब कहा जाता है जब शब्द को बदलने पर, जब उस शब्द को बदलने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए, जब उस शब्द को बदलने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए, जब उस शब्द को बदलने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए, जब उस शब्द को बदलने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए, ठीक है। कि क्योंकि व्यंजना है शब्द में निहित है, कि उस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इस वजह से व्यंजना आ रही थी। अभी उदाहरण भी करेंगे। अब आपने वो शब्द बदल दिया, माना वो शब्द बदल दिया और उसने आपने उसकी जगह पर एक वो रख दिया, मतलब पर्यायवाची रख दिया। अब पर्यायवाची रख देने से, क्योंकि उस शब्द में व्यंजना निहित थी, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, उसका व्यंग्यार्थ खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें कोई भी श्लेष अलंकार युक्त रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, माना ये एक आपके पास वाक्य है कि मैं सोना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो व्यंजना है, अब इसके दो अर्थ निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप, दो अर्थ निकल रहे हैं तो व्यंजना है, ठीक है। एक ही, एक तो आपको जो है सीधा सीधा, अब इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, और इसकी जो मतलब शब्द शक्ति व्यंजना इस वजह से है क्योंकि इसकी जो निहित है व्यंग्यार्थ जो निहित है वो इसमें निहित था, एक शब्द में निहित है, सोने में, सोना शब्द में, ठीक है। और अगर मैं इस शब्द को रिप्लेस कर दूं तो उसकी जो है व्यंजना समाप्त हो जाएगी, उसका व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। कैसे? अगर मैं सोना की जगह पर, माना अगर मैं नींद जो है शब्द रख दूं, या फिर माना अगर मैं दूसरे संदर्भ में कहना चाह रहा था कि मैं सोना चाहता हूं, तो मैं ये कह दूं कि मैं स्वर्ण चाहता हूं, तो चेंज हो गया ना चेंज। तो आपने देखा कि अब क्या हो गया, व्यंग्यार्थ समाप्त हो गया, तो दूसरा अर्थ था वो अपने आप ही खत्म हो गया, उसकी संभावना ही समाप्त हो गई। यहीं पर अगर आप देखेंगे मैं नींद चाहता हूं, तब सोना गोल्ड वाली सेंस जो है खत्म हो गई, यानी कि व्यंग्यार्थ समाप्त हो गया, दूसरा अर्थ जो था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। लेकिन इस वजह से इसको कहा जाता है शाब्दी व्यंजना, जब व्यंजना क्या हो, शब्द में निहित हो। और इस वजह से पॉइंट भी लिखाई गया आपको कि श्लेष अलंकार युक्त पंक्तियों में शाब्दी व्यंजना निहित होती है, ठीक है। इसमें जो ये किताब है
इसमें एक अच्छा दोहा लिखा गया है, ये बिहारी का दोहा है, शायद लिखाया गया होगा आपको, अगर नहीं लिखाया गया तो। वृषभानुजा वाला दोहा लिखाया था कभी, याद है किसी को तो पहले से पढ़ा आपने? हाँ, कि चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो वृषभानुजा और हलधर के वीर में ही जो है वो निहित है क्या, जो है व्यंग्यार्थ निहित है उसका, श्लेष अलंकार। जब श्लेष अलंकार में आएगा तो ये वाला दोहा हम करवा देंगे आपको, तो वहीं से हम जो है ये वाली व्यंजना भी समझ सकते हैं। तो शाब्दिक व्यंजना फिलहाल समझ में आ चुका है। अगला लिखिए आर्थी व्यंजना, ये जब व्यंजना अर्थ में निहित हो। जब व्यंजना अर्थ में निहित हो अर्थात शब्द के बदल देने पर, जब व्यंजना अर्थ में निहित हो अर्थात शब्द के बदल देने पर, जब व्यंजना अर्थ में निहित हो अर्थात शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ अष्ट नष्ट न हो। जब भी, जब व्यंजना जो है अर्थ में निहित हो, जब व्यंजना अर्थ में निहित हो अर्थात वो बदलने पर, क्या मीनिंग बदलने पर, अर्थात शब्द बदलने पर, शब्द बदलने पर भी, शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ नष्ट न हो। व्यंग्यार्थ नष्ट न हो, शब्द बदल दिया तो भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो वाला वाक्य आपने शुरू में लिखा था व्यंजना वाला, शाम हो गई वाले में, अगर आप शाम हो गई की जगह पे संध्या हो गई भी लिखें तो भी उसका मीनिंग वही रहेगा, उसका भी है व्यंग्यार्थ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों बात कहना चाह रहे हैं, घूमने का समय हो चुका है वो वाला। तो जैसे जैसे अगर आप बात करें, जैसे जैसे माना ये है चांद आ गया है, और इसमें आप दो बातें कहना चाह रहे थे, दो बातें कहना चाह रहे थे, कोई भी दो बातें हो सकती हैं। आप माना ये कहना चाह रहे हैं कि रात हो गई है तो भी चांद आता है, ठीक है, और दूसरा अर्थ तो है कि चांद आ गया है, तो चांद आ गया के अभिधात्मक अर्थ भी चल ही जा रहा है, और चांद आ गया है कि एक जो है व्यंग्यार्थ में निकल रहा है कि रात हो गई है, ठीक है। अब चांद शब्द की जगह पर आप कोई दूसरा शब्द भी रखेंगे तो भी आपका जो है काम चल जाएगा। जैसे माना चंद्रोदय हो गया है, ऐसा भी लिखें तो भी मीनिंग वही रहेगी, यानी कि व्यंग्यार्थ नष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, व्यंजना अर्थ में निहित है अर्थात आर्थी व्यंजना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी व्यंजना। तो ये थी आपकी शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ, ये लक्षार्थ व्यंजार्थ ये शब्द याद रख लेना आप लोग, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शब्द व्यंजना, आर्थी व्यंजना, ये सब। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे माना पूछ गया वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है, कौन सी है वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति? अरे अभी तो बताया, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? अरे नहीं आया क्या अभी समझ में? किताब में पीछे देखो, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा होती है, भूल गए? लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली और व्यंग्यार्थ को वाली तो आ जाएगा, क्योंकि वो शब्द जो है सिमिलर है, तो वो आपकी समझ में आ जाता है, ठीक।
जैसे चलो मैं एक वो रखता हूँ आपके पास, एक वाक्य रखता हूँ और आपको बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। ठीक है, ये सबके लिए ओपन है। ये शब्द शक्ति आपने बतानी है भाई, तो ऑनलाइन में भी बता सकते हैं आप लोग। वह बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना कौन सी है? बताओ भाई, वह बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, इसमें कौन सी? आप लोग बता पा रहे हैं? हैं? या सबने एक साथ डिस्कस करके बताया? चलो आप बताएंगे निहारी भाई। है लक्षणा, एक उत्तर मिला है लक्षणा। और कोई इससे सहमत कौन कौन है? आपके अनुसार भी, सबके अनुसार लक्षण? ठीक है, वहां कुछ लोग व्यंजना कह रहे थे, व्यंजना नहीं है इसमें। देखो हरिश्चंद्र का ऐसा तो है नहीं कि हरिश्चंद्र बनता है इसका मतलब वो नाटक में हरिश्चंद्र का रोल करता है, ऐसा इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका केवल केवल एक ही जो है लक्ष्यार्थ निकल रहा है, हरिश्चंद्र का जो लिटरल मीनिंग है वो है ही नहीं, वो खत्म हो गया है। ठीक है, वो जो दूसरा अर्थ है वो लक्ष्यार्थ ही है, और लक्ष्यार्थ मतलब सत्यवादी है ना, सत्य बोलने वाला। इसका जो लक्ष्यार्थ है वो सत्यवादी, कि वह बड़ा सत्यवादी बनता है, इसका मतलब वह, इसमें केवल और केवल इसमें क्या है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है। जैसे अगर मैं ये रखूं, निर्माण और प्रलय एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? दिमाग लगाओ। अभिधा तो नहीं है कि निर्माण और प्रलय भाई बहन है और शिक्षक की गोद में खेलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, अच्छा व्यंजना है, तो आपको फिर इसका वाच्यार्थ भी निकल रहा होगा और एक व्यंग्यार्थ निकल रहा होगा, दोनों अर्थ फिर बताने अगर व्यंजना है तो। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? निर्माण और प्रलय एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं, इसमें भी लक्षणा ही है भाई, लक्षणा है इसमें। इसका जो लिटरल अर्थ है खेलने का, अगर आप खेलने से ही समझे कि निर्माण और प्रलय खेलते हैं, तो खेलने का मतलब ये थोड़ी है कि खेलते भी निकल रहा है कोई और अर्थ भी निकल रहा है, केवल एक ही लक्ष्यार्थ ही निकल रहा है, एक ही मीनिंग निकल रहा है, और उसका वो दूसरा मीनिंग क्या है? लक्ष्यार्थ निकल रहा है ना, उसका निहित अर्थ खेलते हैं का मतलब क्या है कि शिक्षक क्या कर सकता है? निर्माण भी करा सकता है और प्रलय भी करा सकता है। इसका अर्थ ये है कि उसके कंट्रोल में होता है, उसके नियंत्रण में होता है। तो खेलने का अर्थ यहाँ पर क्या है? नियंत्रण समझें या उसकी क्षमता में समझें, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक सीरियल आता था बीच में चाणक्य नाम का, तो उसमें वो कहता है कि साधारण सा शिक्षक मुझे धमकाता है, तो वो कहता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता घनानंद, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। बहुत पावरफुल तरीके से कहा था उसने, तो जिन्होंने चाणक्य का रोल किया, वो याद रह गया मुझे।